नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं प्रशांत कटारी। तो आपकी आवाज में अब बात रमन के स्पेशल 42 की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के तमाम लाव लश्कर के बावजूद, विधायक मंत्रियों के बावजूद, अधिकारियों की लंबी चौड़ी फौज के बावजूद सरकार को 42 ऐसे स्पेशल प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो उसे न सिर्फ जमीनी हकीकत की रिपोर्ट दे बल्कि योजनाओं को लेकर जानकारी, सलाह और सुझाव भी दे। इन स्पेशल 42 के लिए सरकार मोटी सैलरी खर्च करने जा रही है, लेकिन सवाल यह कि सरकार की ये कवायद सिर्फ अपने हित के लिए है, पार्टी के हित के लिए है या फिर जनता के लिए। तो कैसे होंगे रमन के स्पेशल 42 और इससे जनता को क्या मिलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट 4 कसौटियों पर परखी गई है। मौके पर रिपोर्टर, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और अलग अलग स्रोत। छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। सदन में जो ना हो सका उसे सियासत की जमीन पर मुकम्मल करने में जुटे हैं माननीय। लेकिन इस सबके बीच खबर ये आई कि सरकार को अब ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो उसके बड़े बड़े अधिकारियों को सलाह देने का काम करेंगे। खबर है कि सरकार छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप स्कीम के तहत 42 स्पेशल प्रोफेशनल्स रखे जाएंगे। सीएम सचिवालय में 2, मुख्य सचिव कार्यालय में 1, सभी 12 विभागों में 1-1 और सभी 27 जिलों में 1-1 प्रोफेशनल्स की तैनाती होगी। इन प्रोफेशनल्स को सरकार हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा की तनख्वाह देगी। ये प्रोफेशनल कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक को जमीनी हकीकत के बारे में फीडबैक देंगे। ये प्रोफेशनल कलेक्टर, सचिव, मुख्य सचिव और सीएम को सुझाव देंगे। सरकार को अलग अलग तरह के आइडिया बताएंगे। खास बात यह है कि इन प्रोफेशनल्स को 2 साल के लिए तैनात किया जाएगा। खबर है कि सितंबर तक सभी की नियुक्ति हो जाएगी। तो यहाँ ये बताना जरूरी है कि फेलोशिप प्रोफेशनल किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं। काम कितनी तेजी से चल रहा है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि चिप्स के सीईओ एलेक्स पॉल मैनन और कुछ आदिवासी जिलों के कलेक्टर ने आवेदकों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेलोशिप स्कीम की जानकारी भी दे दी है। कुल मिला के मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 फेलोज, चीफ सेक्रेटरी कार्यालय में 1 और इसके अलावा करीबन 12 विभिन्न विभागों में ये फेलोज रहेंगे। इसके अलावा 27 जिलों में रहेंगे। तो ये प्रोसेस हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर 15 2nd 3rd वीक में जो है हम प्रोसेस पूरा कर लेंगे। फिर उनको 1 महीने का ज्वाइनिंग का अवधि देके हम अक्टूबर में इस फेलोशिप को हम चालू कर देंगे और नवंबर में ये हर विभाग में और जिलों में ये तैनात हो जाएंगे। ये जो पूरी फेलोशिप है उसका एक बेस रहा है कि कैसे यंग फेलोज जो है वो सरकार के साथ जो है वो बेहतर की ओर काम कर सकते हैं। तो एक पीएमआरडीएफ की तरह हमारा एक्सपोजर था, तो उसके बेसिस पे हम आगे इसको गाइड कर रहे हैं कि आप सरकारी सिस्टम में ना होते हुए भी सरकार के साथ मिलकर के लोगों के तक पहुंच सकते हो। तो ये पूरा फेलोशिप है जो अपने आप में एक खास है। आवेदकों को सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी दी जा रही है। सरकार के इस फैसले पर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। आरोप लगा रही है कि सरकार को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है। आरोप ये भी कि ये आरएसएस के लोगों को फायदा पहुंचाने का तरीका है। सरकार अब जाग रही है और सुशासन की दिशा में प्रयास करने की नौटंकी कर रही है। क्या अभी तक सरकार के पास में कोई योग्य अधिकारी नहीं थे? सरकार में बैठे हुए लोग इतने योग्य नहीं हैं कि वे सुशासन के लिए योजनाएं बना सकें। ये सीधे सीधे आउटसोर्सिंग और संघ के लोगों को पिछले दरवाजे से भर्ती करने की एक प्रक्रिया है। उधर बीजेपी का कहना है कि ये कदम तो सुशासन के लिए है। 42 ऐसे विशेषज्ञ होंगे, युवा विशेषज्ञ होंगे जो विकास की संभावनाओं को तलाश करेंगे, क्योंकि पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में के विकास को ही बढ़ावा दिया। इसके बारे में कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस क्या आरोप लगाती है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। जिस सुशासन के लिए सरकार जुटी है, अधिकारी जुटे हैं, पूरी पार्टी जुटी है,
सवाल ये है कि रमन के स्पेशल 42 के बिना क्या वो सुशासन नहीं आ सकता। सवाल ये भी कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो इनकी तैनाती सिर्फ 2 साल के लिए क्यों? कहीं ये सुशासन की बजाय मिशन 2018 की तैयारी तो नहीं है? सवाल इनके काम और इस पर होने वाले खर्च को लेकर भी उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद से जनता को क्या मिलेगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में स्पेशल 42 आखिर क्या गुल खिलाएंगे, किस तरह की जानकारी जुटाएंगे, क्या सुझाव देंगे, क्या रणनीति बनाएंगे, ये तमाम अहम है। लेकिन इनकी जरूरत पड़ी क्यों, आखिर ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। और ऐसी कई मसलों पर, ऐसे कई पहलुओं पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रमेश वल्रियानी जी हैं, नेता कांग्रेस, नरेश गुप्ता जी हैं, नेता बीजेपी, और डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी हैं, रिटायर IAS हैं। अब तीनों का बहुत स्वागत है। नरेश गुप्ता जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको प्राइवेट प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ रहे हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी से या जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे सरकार काम नहीं ले पा रही है? देखिए, सरकार सभी से काम ले रही है और सरकार ने अपनी दक्षता को, कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, जनता तक संवाद को और बेहतर बनाने के लिए और जनता के लिए बेहतर काम करने के लिए, बेहतर विकास को और परफेक्ट करने के लिए और बेहतर करने के लिए, जन उपयोगी बनाने के लिए इनकी नियुक्ति की जा रही है, ताकि गवर्नेंस बहुत प्रॉपर हो, जनता की आवश्यकता के अनुकूल सारे कामों को किया जा सके। सिर्फ ये एकमात्र यही आधार नहीं है, ऐसी सारी प्रक्रिया चल रही है, उस पर ये भी एक सहयोग करेंगे। इस सोच के साथ इनकी नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि वो IIM बहुत बड़े प्रोफेशनल्स होंगे, उनका कमिटमेंट, उनकी सोच, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आएंगी, उसके साथ वो काम करने आएंगे। शासन को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, अपने व्यूज देंगे, जिससे शासन और गति के साथ विकास को आगे बढ़ाएगी। जी, रमेश वल्रियानी जी, इसमें आपको नजर क्या आ रहा है? जैसा कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं कांग्रेस की तरफ से, उससे सवाल उठे कि आप लोगों को नाराजगी भी है। इस तरह की क्या दिक्कत है? आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है? इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी तो हो सकती है। देखिए प्रशांत जी, इस सरकार का ये 3रा टर्म है, तो क्या ये 14 साल से क्या ये कुशासन ही चला रहे थे, जो अब सुशासन लाने की जरूरत इनको आज पड़ रही है? जो प्रदेश में जितने IAS अफसर हैं, ये अपने अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल करते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि अफसरशाही पर जो लगाम होनी चाहिए सरकार की अपनी नीति और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए, वो यहाँ है नहीं। यहाँ जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन जीरो टॉलरेंस नाम की कोई चीज है नहीं। हर कार्यालय में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। और ये जो नए प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, ये नए प्रोफेशनल को छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। यहाँ की जमीनी हकीकत का पता तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को है। यदि इन्हें फील्ड का फीडबैक चाहिए तो सबसे अच्छा तो यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि, चुने प्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनसे फीडबैक मुख्यमंत्री लेते तो ज्यादा होता। मुझे लगता है कि 2018 का जो मिशन है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता नकारने वाली है, उसकी ये तैयारी कर रहे हैं कि 42 प्रोफेशनल के माध्यम से ये अपने संघ परिवार या भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों को लाएंगे और अलग अलग फील्ड में जमा कर देंगे। इसके पीछे लक्ष्य यही है। जी, यदि ये चाहते हैं कि सुशासन नहीं है तो स्वीकार करें कि इनकी क्या क्या गलतियां हैं, विपक्ष के साथ बैठ के बात करें। हम लोग विधानसभा में, सड़क में इंगित करते रहते हैं, ये कमजोरियां हैं। छत्तीसगढ़ की समस्या ये है कि नौकरशाही बेलगाम है, उस पर अंकुश नहीं है, हर विभाग में भारी भ्रष्टाचार है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है। तो नए प्रोफेसर क्या कर लेंगे? ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे विभाग में। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, ये बताइए, ब्यूरोक्रेसी, क्या भरोसा नहीं है अब सरकार को उस पर, या फिर ब्यूरोक्रेसी से सरकार काम नहीं ले पा रही है? प्रशांत जी, ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिस पर इस तरीके से चर्चा हो रही है। जी, हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, हर 6 महीने टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, और टेक्नोलॉजी बदलने के कारण हमारी जो सामाजिक आर्थिक सोच की प्रवृत्तियां हैं वो भी बदलती जा रही हैं।
निश्चित रूप से आईएएस जो चुने जाते हैं वो सर्वोत्तम देश के सबसे अच्छे योग्य लोग चुने जाते हैं, पर लंबे समय से काम करने के कारण, एक सिस्टम में काम करने के कारण उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और उस सिस्टम में जो कमियां होती हैं उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। यंग आदमी जब बाहर से आता है, बाहर से आते है उसको देखेगा। दूसरी बात, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे यहाँ विधि विभाग में सबसे पहले प्रयोग किया गया कि वहां पे फेलोज लाके दिए गए जो कि विधि विभाग में काम करें, क्योंकि वहां लगातार जो वकील या दूसरे अधिकारी काम कर रहे थे उनकी सहायता के लिए वहां वो प्रयोग सफल हुआ। और आप यह भी जानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से फेलोज अपॉइंट होते हैं और उसका उद्देश्य केवल यह होता है कि जो सिस्टम चला आ रहा है उस सिस्टम में क्या जड़ता आ गई है, उस जड़ता को वहां काम करने वाला पहचान नहीं पाता है। उसके लिए अगली बात, जो नए कंसेप्ट आ रहे हैं जैसे स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, ये जो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, इन कंसेप्ट के लिए हमारे जो अधिकारी काम कर रहे हैं लगातार, शायद वो उसके लिए पूरी तौर पे प्रशिक्षित नहीं है और इसको लागू करने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम ऐसे प्रोफेशनल लाएं जो इन कामों को करने के लिए पूरी तौर पे तैयार है। और अगली बात इसको मान के चली थी कि 106 नई योजनाएं केंद्र शासन ने लागू की। कितनी? 106। और केंद्र शासन के बात में बड़ा जोर है कि उनका क्रियान्वयन राज्य में ठीक तरीके से होना चाहिए। तो यह भी बात है कि राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाओं के बीच का जो तालमेल की जो बात होती है वह भी उसको भी करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आपकी बात समझ गए सुशील त्रिवेदी जी, आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई, इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन नरेश गुप्ता जी, जो बात रमेश जी कह रहे हैं, जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कहीं उसमें सत्यता तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस के प्रतिनिधियों को यहां पर सेट करने की कोशिश हो या फिर आरएसएस के हिसाब से एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो? देखिए, आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यह सरकार, केंद्र की या राज्य की सरकार जो है, राष्ट्र के विकास के लिए कमिटेड है। उस राष्ट्र के विकास में जो व्यक्ति सक्षम होगा, जो व्यक्ति काबिल होगा, उस प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग लिया जाएगा और उस प्रत्येक व्यक्ति को आइसोलेट किया जाएगा जो एंटी नेशनलिस्ट हो, माविस्ट हो, जो राष्ट्र विरोधी हो, आतंकवादी हो, उन सबको अलग करके सोचा जाएगा और राष्ट्र के विकास में सहयोग देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हर स्थान पर सहयोग लिया जाएगा। ये यंगस्टर्स हैं, नए लोग हैं, कहाँ उनका, हम उसको लेट डाउन नाम से पढ़ लीजिए साहब, आरोप, राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, उस नाम से पढ़िए, कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। आप प्रदेश को और बेहतरी को और ले जाने की बात कर रहे हैं। यदि हम और बेहतरी के लिए ले जा रहे हैं तो इनका यह बोलना है कि आज तक आपके पास बेहतर परफॉर्मेंस नहीं था। अरे उस परफॉर्मेंस को कहीं खत्म नहीं हो जाता ना। तो आज आपने अभी 90% टारगेट पास किया तो अगले साल 100, 110, वो तो आप नई कल्पनाओं के साथ रोज आगे बढ़ेंगे ना। आप क्या सोच रहे हैं? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि सरकार बेहतर काम करे, जनता के पास जाए, जनता के हित में काम करे। अब इनको डर लग रहा है कि चुनाव होने वाला है, हमको 3 बार रिजेक्ट कर चुके हैं, चौथी बार भी हमें रिजेक्ट कर देंगे। ये इनके मन में दहशत है। प्रदेश का विकास ये नहीं चाहते हैं, सुशासन नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो इनकी सरकार आ जाए, बाकी प्रदेश का जो होना होते रहे। हम उस प्रदेश में सरकार लाने के लिए कटिबद्ध नहीं है, हम तो कटिबद्ध हैं इस प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बहुत अच्छा सा विकास मिले, उनकी व्यवस्था सुधरे, जीवन स्तर में विकास हो, उनकी व्यवस्था सुधरे और हर चीज में उनको एक मोबिलाइजेशन का स्टेज ऐसा हो कि उनके जीवन में मिनिमम प्रॉब्लम के साथ वो आए। लेकिन आज जो प्रॉब्लम होगा कल उससे और कोई दूसरे एंगल पे आएगा, तो इसलिए नए लोगों को अपॉइंट करना और नए लोगों को अपॉइंट करेंगे, उनसे आप मदद लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर और नए प्रोफेशनल्स को लाएंगे और नए लोगों को लाएंगे तो नया ब्लड भी डे टू डे आते रहेगा। ठीक है। रमेश वल्यानी जी, ये बताइए, अगर कोशिश हो रही है कुछ नया करने की या जमीनी स्तर तक जानकारी जुटाने की, अगर तमाम डिटेल निकल कर आती है, उस हिसाब से रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और कोशिश ये भी होगी कि जमीनी स्तर तक लाभ सरकार के जरिए पहुंचाया जाए, तो उसमें गलत क्या है? प्रशांत जी, सवाल ये नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन हमें यह महसूस होता है कि ये सारी कवायद से जनता के पैसे का ही आपराधिक दुरुपयोग करना चाहते हैं। अब ये बताइए, कोई नया आदमी आएगा, वो जमीनी हकीकत जानने के लिए घूमेगा, उसी में उसका साल भर निकल जाएगा। ये कह रहे हैं कि राजनीति उपयोग के लिए, अरे राज्य के लिए बता रहा हूं, जो जमीनी समस्याएं हैं क्या सरकार को पता नहीं 14 साल में?
कि हमारी क्या खामियां क्या गई हैं। और मैं आपको बता दूं, कौन IAS अधिकारी जिसके नीचे ये रखेंगे वो रहेगा कॉन्टिजेंटी पेमेंट पर, उसकी यहाँ हिम्मत होगी कि IAS अधिकारी के खिलाफ वो सलाह देगा। मैं आपको बता दूं, ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एक नया प्रयोग शुरू हुआ। उन्होंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की 50,000 रुपया महीने में, लेकिन किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की हिम्मत नहीं है कि एडिशनल कमिश्नर या दूसरे अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ जा सके, क्योंकि उसमें डर लगा रहता है कि मैं यदि उनके आदेश को नहीं मानूंगा तो मुझे ये नौकरी से अलग कर देंगे, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं उनकी, कोई जवाबदेही नहीं है। आप कर क्या लोगे आप? आज IAS IPS यदि कोई गलती करता है उसकी जवाबदेही है, ये नए लोगों की कोई जवाबदेही थोड़ी है। ये सरकार का पैसा का दुरुपयोग होने वाला है और ये प्रयोग सेंट्रल डिपार्टमेंट में दोहरा चुके हैं। कोई काम नहीं होता, उल्टा काम और रोके जा रहे हैं। पहले अधिकारी डायरेक्ट नहीं रोकता है, इनके नए अपॉइंटिस के माध्यम से रोकने का काम करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सेल टैक्स के अधिकारी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिसयूज कर रहे हैं, उनको मिसयूज कर रहे हैं, उनको बोलते हैं कि रिफंड मत दो। गलत आरोप है। मैं उस डिपार्टमेंट में वकालत करता हूँ, मुझे पता है, उस प्रैक्टिस में हूँ, मुझे पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो टेक्नोक्रेट्स है। इसे टेक्नोक्रेट का बेचारे टेक्नोक्रेट नहीं होता है। अपॉइंटमेंट दे दीजिए तो उसकी ताकत बने। नहीं, एक तरफ ही बात रखिए, अपॉइंटमेंट नहीं है तो बेचारा लाचार है। ठीक है, नरेश गुप्ता जी ये बताइए, कहीं नरेश गुप्ता जी ये बताइए, स्पेशल 42 के पीछे कहीं कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो है नहीं? ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल 2018 की तैयारी में आप अभी से जुड़ गए, सरकारी खर्च पर 42 प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया। और लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो शायद बिहार के बाद यूपी का हाल आप देख चुके हैं। बिहार में PK ने जरूर जिता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर प्रोफेशनल्स के साथ क्या स्थिति हुई वो भी समझ रहे हैं आप। नरेश गुप्ता जी, मैं वल्यानी जी दो कॉन्ट्राडिक्टिव बयान दे रहे हैं जी। बोल रहे हैं वल्यानी जी ये बोल रहे हैं कि ये 1 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 1 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे बोलते हैं, और बोलते हैं कि चुनाव के लिए उनको अपना सहयोग लेने के लिए बैठा गया। तो बैठाना तो व्यक्ति है, दो कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट। एजेंडा तो पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। प्रदेश के विकास को गति प्रदान करना और नए ब्रेन के साथ लोग आए, नई सोच समझ के साथ आए, यंगस्टर्स, उनका उपयोग करना और नई टेक्नोलॉजी, नई नो हाउ और नया जो सुशील जी ने कहा कि जो सरकार की नई नई प्रोजेक्ट्स आ रही हैं उनका स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन कराना, ये मूल उद्देश्य है। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ये तो हर चीज का विरोध कर रहे हैं। तो IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग में क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? समझ में आ गया नहीं, IAS अधिकारियों की ट्रेनिंग आप लंदन में ट्रेनिंग में भेज रहे हो, विदेशों में IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग में भेज रहे हो, तो उसके पीछे क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो आप? अब वो भी एक एंगल है। ऐसा तो हमने नहीं बोला कि इनको कुछ नहीं सिखाने वाले हैं। अरे कुछ जगहों में उनका भी उपयोग है, इनका भी उपयोग है। आप ऐसा सिर्फ IAS IPS पूरे स्टेट को चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। और बहुत सारे आपके पास सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ लोग और जोड़े जा रहे हैं और बेहतर परफॉर्मेंस हो। नहीं तो ये नरेश गुप्ता जी, ये बात आपको अब याद क्यों आई? 1.5 साल बचा है अगला चुनाव होने में, ये बात पहले क्यों याद नहीं आई आपको? और दूसरी बात ये कि महज अगर वाकई में आपका एजेंडा बहुत बड़ा है तो 2 साल के लिए क्यों ये व्यवस्था? ये प्रसाद ये मान रहे हैं कि कुछ शासन दे रहे थे, अब सुशासन लाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए, अरे ये एक प्रक्रिया है। आज आपने कोई बेहतरी प्राप्त की, उससे और आगे बेहतर जाना। फुल स्टॉप कहीं नहीं होता है, बेहतरी का फुल स्टॉप कहीं नहीं होता है। ये ध्यान रख लीजिए वल्यानी जी, बेहतरी का फुल स्टॉप कहीं नहीं होता है। पूरा प्रदेश देख रहा है, जाने का प्रयास देख रही क्या हो रहा है। आज जो है उससे और बेहतर, और जो आप बेहतर पहुंच गए, जो आज की कल्पना थी उससे और बेहतर उस स्टेज में पहुंचोगे तो और आगे की कल्पना होगी। उस लेवल में काम कर रहे हैं। और 18 आज अपॉइंट किए, उसके पहले भी बहुत सारे हम काम कर रहे थे। ग्रेजुअली अभी एक नया हमको समझ में आया कि नहीं, ये भी करके देखते हैं। और ये हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट्स में ये काम चल रहा है अभी भी। इस एंगल पे आंध्र प्रदेश, हरियाणा और 2 स्टेट्स में, ये 4 स्टेट्स में हिंदुस्तान में इस लहजे पे काम चल रहा है। ये मॉडस ऑपरेंडी है जी। अच्छा रमेश जी, ये बताइए, आपको हर चीज में राजनीति क्यों नजर आती है? क्यों आपको इसमें पॉलिटिकल एजेंडा नजर आ रहा है? अगर कुछ कदम उठाए गए हैं उससे जुड़ी जानकारी आप मांग सकते हैं, डिटेल मांग सकते हैं। नहीं प्रशांत जी, हमको इसलिए नजर आ रहा है इसमें राजनीतिक एजेंडा कि एक सिस्टम को आप ठीक कर नहीं पा रहे हो, तो ये नए जिनको आप प्रोफेशनल को नियुक्त करोगे, ये क्या कर लेंगे? आप जनता के पैसे की बर्बादी करने का आपको हम अधिकार थोड़ी दे सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। नक्सलवाद, ये आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े यहां पर
केपीएस गिल साहब थे पंजाब में जिन्होंने आतंकवाद खत्म किया। रमन सरकार ने उनकी सेवाएं ली, 6 महीने बैठा के रखे उनको, केवल वेतन देते रहे, लेकिन कोई काम नहीं किया। एक बार केपीएस गिल साहब से हमने पूछा कि साहब आप क्यों छत्तीसगढ़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका मुख्यमंत्री केवल तनख्वाह देके बैठाना चाहता है, इसकी कोई नियत नहीं है कि नक्सली खत्म कर पाए। ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि प्रतिक्रिया नक्सलियों को जवाब देना लेना चाहेंगे। सुशील त्रिवेदी जी, कदम उठाए जा रहे हैं या स्पेशल प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, प्लस में या माइनस में? नहीं, ब्यूरोक्रेसी बर्दाश्त ही नहीं करेगी, उनको दो स्थितियां हैं। ठीक, देखिए, आपने ये सवाल पूछा है, ये बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत प्रासंगिक सवाल है। जिस तरीके से नए लोग आ रहे हैं और उनको भी पता है कि इन क्षेत्रों में हमारी जो पहुंच है, हमारे जो ज्ञान का स्तर है वो कम है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब नए नए क्षेत्र आते जा रहे हैं और उनकी बाबत यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो, और बड़ी बात यह है कि ये जो नए प्रोफेशनल आ रहे, ये फेलो कह रहे, ये शासकीय सेवक नहीं है, अर्थात इनका शासन की कार्यप्रणाली में सीधा हस्तक्षेप नहीं है, ये केवल और केवल सलाह। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए वक्त खत्म हो चुका है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। रमेश जी, नरेश गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखना जरूर होगा, अगर स्पेशल 42 नियुक्त किए जा रहे हैं तो क्या फिर सरकार, जो फैसला सरकार ने लिया है उसका प्रतिफल क्या मिलता है, और क्या वाकई में जमीनी स्तर तक कुछ बदलाव नजर आ पाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को कोई मदद मिल पाती है। आपकी आवाज में बस इतना ही, लेकिन हमारा शो आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं, फेसबुक पर बता सकते हैं, इसके अलावा ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी आप हमें बता सकते हैं।